हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने देख लिया कि डॉबे राइनर का त्रिक नियम क्या था, उसके बारे में समझा। त्रिक क्या होता है उसके बारे में समझा। तत्व क्या होता है उसके बारे में समझा। ठीक है, इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम जैसे कि पीछे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम देखना है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है। न्यूलैंड्स साहब ने जो अष्टक का सिद्धांत दिया वो अष्टक कैसे बना, उसका नाम अष्टक क्यों हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को बहुत से बहुत जल्द से जल्द देख पाए। ठीक है, आज हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है क्या, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है। तो क्या है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में जानकारी जब हमको प्राप्त करनी है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलते हैं हम इसकी गहराई में। जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक जो थे, जिनका नाम पूरा नाम का बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है, पता नहीं क्यों गला खराश हो रहा है। न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है इसके बारे में जानकारी लेना है तो हमारे न्यूलैंड्स साहब जो थे, क्या थे, न्यूलैंड्स साहब थे। जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। जब ये बात चल रही थी कि तत्वों को एक वर्गीकृत करना है तो उसमें डॉबे राइनर साहब तो लेके आए, लेकिन साथ में ये साहब भी अपना एक क्या लाए थे, अष्टक का सिद्धांत लाए थे। और ये अष्टक का सिद्धांत किस चीज पर आधारित था, तो डॉबे राइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। ठीक है, उसमें परमाणु भार पर आधारित था। तो वहां पे जाकर क्या कर रहा था, परमाणु भार पर आधारित था, वहां पर परमाणु भार के हिसाब से उसको सजाया जा रहा था। तो प्रत्येक तीन तत्वों का जो समूह प्राप्त होता था, जिसे त्रिक कहते हैं, उसमें मध्य तत्वों का जो परमाणु भार होता था अन्य दो तत्वों के माध्य के बराबर होता था। उसी प्रकार इसमें है न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। न्यूलैंड साहब जो थे वो भी सेम चीज किए कि न्यूलैंड्स ने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार, यानी कि जो तत्व परमाणु भार में बढ़ रहे हैं, जो तत्व परमाणु भार में जिसका जैसे कि बढ़ते क्रम में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके सजाया। तो पाया क्या कि देखिए कि प्रत्येक आठवां जो तत्व है सजाते कैसे थे, 1 2 3 4 5 6 7 इतना सजा दिए। ठीक है, अब क्या करते थे, सब जब सजाए तो ये 7 और 8 भी ले लेते। चलिए 8 जो है हमारा, जब जो प्रत्येक आठवां तत्व होता है जब वो समझाए, मतलब जब ये परमाणु भार के आधार पर क्या किए, सजाए किस चीज को, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे सजाएं। तो उन्होंने पाया क्या कि जो ये 8 समूह जो यहाँ पे हमारे बहुत सारा ऐसे सजाया तो बहुत दूर तक गया, लेकिन सबसे पहला से शुरुआत हुआ और 8वां जब तत्व था, उन्होंने सजाया बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। तो उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण, यानी कि 7 तत्वों को छोड़कर 8वां तत्व जो हमारा है, ये प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा इसका जो गुण होता है पहले तत्व के समान होता था, यानी कि इसके समान होता था। किसके समान होता था, पहले तत्व के। और ये फॉलो करता है फिर आगे 9 10 11 12 13 14 15 यहां तक लिखा लिए, 15 तक ले हो गया ना। उसके बाद 16वां जो होगा किसका होगा, तो 16 जो होगा वो 9 का जो होता है ना, जो 16वां तत्व होगा वो 9वें तत्व का किसके गुण के समान प्रदर्शित करेगा। तो यही बात बता रहे थे क्या कि न्यूलैंड साहब ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया। तो उन्होंने पाया कि सजाते वक्त और सजाने के बाद वो जो प्रथम से लेकर जो शुरुआत किए थे बढ़ते क्रम को सजाने से लेकर, उसमें पहला जो था, ठीक है, उसमें पहला जो तत्व था, और पहला से लेकर अगर गिनती कीजिएगा तो पहला से लेकर 8वां जो तत्व आपका पड़ता था, जो तत्व 8वां में पड़ता था, जिसका 8वां नंबर आता था, वो तत्व का जो गुण है किससे मिलता था, आपके पहले तत्व के गुण से मिलता था। तो यही क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत है। अब रह गई बात कि व्हाइट बोर्ड पे लिखे नहीं है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत इसका नाम क्यों पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत के बारे में हमको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, सुर होते हैं कि ये ताल होते हैं, क्या होते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन सा रे गा मा पा धा नी ये 7 होते हैं। ठीक है, ये जो 7 होते हैं इसको कहते हैं हम लोग अष्टक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 जो होते हैं ना, ये जो 7 सुर होते हैं शायद, सा रे गा मा पा धा नी,
जो देखिए हो जाएगा तो सा रे गा मा पा धा नी सातवां है, फिर उसके बाद क्या आता है नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब कि हर एक नी के बाद सा आता है, यानी कि आठवां तत्व जो है वो पहले तत्व आता है। तो उसी प्रकार ये जो सुर था हमारा, सुर से मैच किया, ये कौन सा नियम, अष्टक का सिद्धांत। तो जो सुर था हमको 7 गो सुर था, 7 सुर था और 8वां प्राप्त होता तो अष्टक नाम पढ़ते थे, इसीलिए न्यूलैंड साहब ने इस सिद्धांत का नाम रखा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। यानी कि पहले 7 तत्वों को छोड़कर 8वां तत्व यानी कि अष्टक तत्व, अष्टम तत्व यानी कि जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है, पहले तत्व के जैसे ही गुण समान प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया। अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत उदय थी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी, इसकी कुछ सीमाएं भी थी। उस वक्त जितना तत्व प्राप्त हो सका था उस इस श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ उतना का उतना ही है, इस जो है इस श्रेणी में, इस सारणी में उतना का उतना ही कर रहा है, और नए तत्वों की जो खोज किया इसमें कोई जगह नहीं है उसके लिए। आइए देखते हैं क्या इसकी सीमा है। इसकी सीमा के बारे में पूछ रहा है कि इसकी सीमा है क्या, तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत इसकी सीमा है, यह नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू है, यह नियम जो है हल्के तत्वों के लिए ही केवल लागू है। दूसरा है नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं, यानी कि पहले के जो तत्व थे उस समय जब न्यूलैंड साहब ने जब ये अष्टक का सिद्धांत दिया था उस समय जितने तत्व थे उन्होंने उन्हीं के अनुसार इस सारणी को बनाया था, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई उन तत्वों का जो नया तत्व खोज हुआ है इस सारणी में उसके लिए कोई स्थान नहीं था और वो इसके कोई भी सारणी से मेल नहीं खाते थे। नए जो तत्व थे उनको सजाने पर भी वो ऐसा मेल नहीं खाते थे, उनके गुण जो थे मेल नहीं खाते थे। ठीक है, तीसरा है इस सारणी में एक से अधिक तत्व को एक साथ रखा गया है। इस सारणी में जो है न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है जो न्यूलैंड साहब ने दिया और सारणी बनाकर तैयार किया, उस सारणी में एक साथ दो या दो से अधिक दो तक यहां तक एक से अधिक तत्वों को भी एक साथ रखा गया है जबकि उनके गुण समान नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी सीमाएं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर पढ़ते हैं आगे। तो आज का ये वीडियो खासकर हमारा जो था सिर्फ और सिर्फ न्यूलैंड के अष्टक नियम पर ही था। वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन वीडियो बना पाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर मेरा बढ़ नहीं रहा है। सब्सक्राइबर अनहाइड करके रखे हुए थे तो सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा था, लेकिन सब्सक्राइबर हाइड करके रखे थे तो सब्सक्राइबर मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा था, लेकिन सब्सक्राइबर को अनहाइड कर दिए हैं, यानी कि आप सभी के सामने दिखा दिए हैं, तब आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये छोटा चैनल है, इस पर भला क्या कोई कुछ कर सकता है, तो अच्छा कोई बात नहीं है। जो सोच रहे हैं कि ये जो छोटा है, ठीक है, और ये छोटा है और एक मार्कर और एक बोर्ड के साथ और एक सामने अपने सामने कैमरा और माइक के साथ चलाएगा और यूट्यूब पे बोलेगा कि हम पढ़ाएंगे तो हम मान लेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। हम अगर आपके अगर अंदर हुनर है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे अंदर है, ठीक है, अगर आपके अंदर हुनर है, अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं जो खुद चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना, तो उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस सिर्फ उनसे इतना कहना चाहेंगे जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना चाहते हैं कि मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी, जैसे कि वो मेरा टाइम वाला वीडियो है जिस पर हम मोटिवेशनल टाइम का स्पीच, टाइम पर जो दिया स्पीच, उसमें हम ये बात कह भी हैं कि समय तो आपका परीक्षा लेगी ही लेगी, लेकिन उस परीक्षा में आपको धैर्य की कलम से लिखना होता है। धैर्य की कलम से अगर आप उस परीक्षा में लेते हैं, समय की परीक्षा में अगर धैर्य की कलम से लिखते हैं तो आप समय द्वारा लिए गए परीक्षा में उत्तीर्ण होइएगा ही होइएगा, इतना जरूरी है। लेकिन अगर आप धैर्य की कलम को इस्तेमाल ना कर जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। और जो सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा सा बच्चा है और इतना छोटा सा, जिसकी उम्र अभी 16 साल से 17 साल के बीच में होगी, और एक मार्कर लेकर चला आएगा, बोर्ड लेकर चलाता है और पढ़ाता है यूट्यूब पे, तो क्या कर सकता है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि पढ़ाने के लिए ना कोई उम्र होती है और ना पढ़ने के लिए कोई उम्र होती है, बस सामने वाला का जज्बा देखा जाता है। और जो टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा उसको आप पढ़ा भी सकते हैं। और हम इस प्रकार पढ़ाते भी उस टॉपिक को है कि अगर हमारा वीडियो कोई अगर देखता है तो अगर हमसे जो पढ़ता है तो जितना हम पढ़ाते हैं वो सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा नहीं हम इतना छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकता है, जो हम पढ़ाते हैं वो सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकता है, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए कोई उम्र होता नहीं है। और चैनल को अगर आप लोग
थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा चैनल को ग्रो करने में, तो और अच्छी बातें हैं। और चैनल ग्रो हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जो कुछ स्टूडेंट्स ही देख पाते हैं, आगे चलकर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को कम से कम 3 बच्चों के पास, 4 बच्चों के पास कम से कम शेयर करें। ना उसे फोर्स करें वीडियो देखने के लिए, लेकिन कम से कम मेरे वीडियोस का लिंक 3 से 4 बच्चों के पास, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 3 से 4 बच्चों के पास सेंड करें। ठीक है, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।